जैसे सुफान ने भी बताया कि कैपिटल एलोकेशन ठीक होनी बहुत जरूरी है। अब ज़ाहिर है मार्केट अगर थोड़ी सी बेहतर तरीके से चलेगी तो आप कैपिटल एलोकेशन थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, 50 to 60% बेशक इसको लें, लेकिन जो भी आप भी एग्री करोगे जो नया एंट्रेंट है मार्केट के अंदर उसको फिर भी थोड़े कैपिटल से ही ट्राई करना चाहिए। तो रिफाइनरीज के लिए तो समझ लीजिए कि रास्ते बेहतरीन तरीके से खुल गए ना, तो चारों रिफाइनरीज फ्रंट पे आती हैं, चारों शरिया कंप्लाइंट है, बेहतरीन है, सबके अंदर काम कर सकते। गाड़ियों में आ जाए तो GAL और GHNI दोनों गंदारा, बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल इनके अंदर नजर आ रहा है। तकरीबन कोई 700 रुपए का टारगेट GAL का नजर आ रहा है टेक्निकल्स पे, और GHNI है उसका तो 1325-1330 रुपए का टारगेट ऑलरेडी मार्केट में आ भी चुका है। और पूरे हद से देखा जाए तो मुझे जून ही बुलिश नजर आ रहा है। अभी आपका क्या ख्याल है? नए लोग जितने भी हैं, खासतौर पे वो लोग जो अभी रिसेंट दिनों में आए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और बजट पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या वॉर पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या पीस डील, उन सब के लिए ये सब चीज नहीं है। एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपीरियंस उतना करें जितना आप संभाल सकें। ठीक, इसी तरीके से हम देख ले तो निषाद ग्रुप की जो गाड़ियां तो वो काफी ज्यादा बिकती हुई अब हमें नजर आएंगी, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSX हफ्तानामा। फिस्कल ईयर 27 का बजट भी आ चुका है जो कि ग्रोथ और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी थोड़ी ईज की तरफ जा रही हैं और ऑयल की क्लोजिंग भी हमने एक लोअर साइड के ऊपर देखी है। सबसे पहले तो फिर बजट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 18.8 खरब रुपए का बजट आया है। तो हमने देखा है काफी सेक्टर्स को इसमें रिलीफ भी मिला है और सैलरी क्लास की तरफ भी रिलीफ है। सेक्टर्स को बारी बारी कवर करेंगे, लेकिन ओवरऑल इस बजट के बारे में क्या ख्याल है आपका? किस तरह का बजट? साथ बजट पे आते हैं उससे पहले मैं समझता हूँ जो आपने दो बातें वहां पे कही हैं कि जो पीस डील भी होने वाली है और ऑयल भी नीचे आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, बजट आया, पीस डील होने की खबरें आ गई, ऑयल नीचे आता हुआ नजर आया, फिर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कल हैं तो वो कोई खास बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। और अभी बीच में हमने देखा कल रात से गालिबन शाम से जो ट्वीट्स वगैरह खबरें वगैरह आ रही हैं कि भाई अमेरिका और इंडिया के दरमियान थोड़ी सी नोकझोंक बढ़ गई है, वहां पे थोड़ी सी हाँ दुश्मनी होती जी। है नजर आ रही है। हाँ। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तो नहीं सही सब चीजें मूव कर रहा, तो बजट को भी थोड़ा डिले करो, वहां तक लेके जाओ कि जहाँ पीस डील है, पीस डील पे भी मना दो, अच्छा ऑयल को भी नीचे ले आओ, भाई इंटरेस्ट रेट को आप क्या समझते हो साथ, ये हम बताओ, आपका तो ज्यादा हम गहरा बड़े ताल्लुक रहा है। अनएक्सपेक्टेड है, हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि अब वो कहते हैं ना वर्ल्ड की सुपर पावर, मुझे लगता है शायद पाकिस्तान ही उसी तरह उभर रहा है कि सब चीजें बिल्कुल अलाइन, कहते हैं ना चेस के पीस बिल्कुल ऐसे अलाइन रखें कि सारी चालें हमारी चली जाए। अल्लाह 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 का बड़ा शुक्र हर है, जगह तारीफें भी हो रही हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है साहब, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और खैर बजट के ऊपर आते हैं जी। अब बजट के रिलेटेड साथ जितनी खबरें पहले आ रही थी वो बहुत तगड़ी किस्म की और बेहतरीन किस्म की खबरें आ रही थी। उसके बाद पिछले से पिछले हफ्ते जो है वो 19% GST वाली बात थी, उसने थोड़ा सा मोमेंटम वहां पे खराब किया, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि मार्केट ने रिदम को बरकरार रखा। उसके बाद जब बजट पेश किया गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लस ग्रोथ बजट उसको कहा जा रहा है, और वाकई में नजर भी ऐसा ही आता है क्योंकि काफी सारे सेक्टर्स को रिलीफ दिया गया, खासतौर पर जो सैलरीड क्लास है उसको रिलीफ दिया गया, सुपर टैक्स के अंदर कमी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें की गई हैं जिसकी वजह से आप समझ लीजिए कि लोगों का जो एक हाथ तंग होता है, कंपनीज का जो एक हाथ तंग होता है ना, उस हाथ को खोलने की कोशिश की गई और डिमांड हर जगह पे थोड़ी 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 डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की गई है, विच इज अ वेरी गुड साइन। और इसीलिए इकोनॉमी चलती है, डिमांड चलेगी तो साइकिल चलेगा, इकोनॉमी चलेगी तो हाँ जी रिलीफ मेजर जैसे आप कह सकते हैं, तो उस तरह किया गया है। अभी तक बजट के रिलेटेड जितनी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, जितने आर्टिकल्स पढ़े हैं, सब चीजें सब तरफ पॉजिटिविटी ही नजर आ रही है, और इंशाल्लाह ताला वो पॉजिटिविटी हम मार्केट में भी देखेंगे। एक रिडक्शन हमने सुपर टैक्स के अंदर भी देखी है। सैलरी क्लास को भी काफी ज्यादा इंसेंटिव और रिलीफ प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर, और सेक्टर वाइज भी हम आएंगे, लेकिन जो सैलरी क्लास थी जो यूजली पिसती होती है उनको भी एक टैक्स रिलीफ इसके अंदर दिया गया है। रियल एस्टेट की तरफ से भी आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और उस साइड पे भी जो है थोड़ी सी रिडक्शन और रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। उससे हम देख सकते हैं उसका एक इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी, जो लिस्टेड कंपनीज है जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, उसको भी एक रिलीफ उसकी तरफ देखा जा सकता है। ऑटो सेक्टर के अंदर सुबह खबर आ रही थी कि जो हाइब्रिड व्हीकल्स होंगी और जो ईवीज होंगी उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। तो जो बजट आया है इसके अंदर चीजें किस तरह से मटेरियलाइज हुई हैं? आज ऑटो सेक्टर की ज्यादा आप बात पूछ रहे हैं तो ऑटो सेक्टर में ईवीज के ऊपर तो जिस तरह 1% का टैक्स था वो कंटिन्यू है, और उसके बाद ईवीज को इंसेंटिव्स देने की बात की गई है। साथ हाइब्रिड के रिलेटेड को ऐसी बात नहीं कही गई, जो लोकल इंडस्ट्री है उसके रिलेटेड को खास स्पेसिफिक लोकल इंडस्ट्री की बात नहीं की गई, लेकिन हाँ एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन बहुत अच्छा दिया गया है लोकल इंडस्ट्री को, जहाँ पे 2000 सीसी से ऊपर की जितनी लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट होती थी पाकिस्तान में, उन सब के ऊपर जो ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है। तो अब ड्यूटी बढ़ने से क्या होगा कि ज़ाहिर है आपको मजीद गाड़ी महंगी मिलेगी, और यहाँ अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर तो लोकल असेंबल्ड गाड़ियों के इतने ऑप्शंस रखे हुए हैं, इतने ऑप्शंस भरे पड़े हैं साथ, वो 2000 सीसी के अंदर अंदर भी क्यों ना हो, लेकिन जब आपको सामने एक बहुत महंगा प्रोडक्ट मिल रहा है और उससे कई गुना कम पैसे के अंदर ऑलमोस्ट उस सेम फीचर्स का अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ज्यादा मैं समझता हूँ कि जो ऑटो सेल्स हैं वो काफी तगड़ी होती हुई यहाँ पे नजर आएंगी। तो इंडस्ट्री को इस तरह बड़ा प्रोटेक्शन दिया गया है कि इंपोर्टेड के ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगा दिया, विच इज अ वेरी गुड साइन, जिसकी वजह से हमारा खासतौर पे GAL है, एचकार है, इसके अलावा जो
आपके पास जो लकी की जो गाड़ियां आती है, Hyundai है, इसके अलावा जो GAC उन्होंने एक निकाला है, हाँ। फिर इसी तरीके से हम देख ले तो निषाद ग्रुप की जो गाड़ियां, तो वो काफी ज्यादा बिकती हुई सी अब हमें नजर आएंगी, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। रनिंग इकोनॉमी भी चलेगी और साथ हमारे जो लिस्टेड कंपनीज है उनको भी बड़ा फायदा होना है। लोकल डिमांड बढ़ जाएगी ना, तो ऑटो सेक्टर के साथ ऑटो असेंबलर्स और बाकी भी जो होंगे उनको भी एक इंसेंटिव इसके साथ प्रोवाइड किया जाएगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी एक कंटिन्यू टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो प्रोवाइड की गई है। आईटी सेक्टर को तो हमने कुछ मेरा ख्याल है चलते हुए भी देखा था पिछले महीने के अंदर स्टॉक मार्केट के, लेकिन अभी तो ऐसी सूरत हाल लग रही है कि जिस तरह रिफाइनरीज को भी रिलीफ मिला है, $6 अरब का रिफाइनरी अपग्रेडेशन प्लान है, वो भी अब कंटिन्यू हो जाएगा। रिफाइनरी विल बी बुलिश, आईटी विल बी बुलिश। मुझे ऐसा लगता है सेक्टर वाइज भी इंसेंटिव्स हैं और पूरे हद से देखा जाए तो मुझे जून ही बुलिश नजर आ रहा है। अभी आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, जून शुरू हुआ था और हमारा थंबनेल भी मौजूद है, उस वीडियो के अंदर भी बताया गया था, सारी प्रोजेक्शंस चार्ट के ऊपर दिखाई थी। हमने बताया था लोगों को कि जून विल बी बुलिश, और उसके बाद जून की जो शुरुआत हुई वो जीएसटी के साथ हुई, तो लोग थोड़ा सा वहां पे परेशान हो गए और फिर साथ हमने देखा कि थोड़ा बहुत बम्बारी वगैरह, मिसाइल विसाइल गिरना शुरू हुआ, तो बीच में थोड़ा सा सेंटीमेंट आप कह लीजिए कि शेक हुआ लोगों का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अपने टारगेट्स दिए हुए, इससे पहले भी कहीं जब भी स्टॉक ने टारगेट्स दिए, जब भी सुहेल फारूक साहब ने टारगेट दिए, हम अपने टारगेट्स पे अड़े रहे हैं, खड़े रहे हैं। वो ये नहीं कि बस मिसाइल गिर गए, कुछ जंग हो गई या कोई कोविड आ गया, सैलाब आ गया, हमने अपने टारगेट्स रिवाइज कर दिए। नो, नेवर वी डिड इट। ठीक है, इस तरह कभी भी नहीं किया। सुहेल साहब के टारगेट्स हमेशा हिट होते हुए हमने देखा। अभी 2,10,000 का कल रात को दंगल में आपने देखा, वो सुहेल साहब ने टारगेट दिया, तो वो इंशाल्लाह जल्दी आप हिट होता हुआ देखेंगे। तो जून विल बी बुलिश ऑफ कोर्स, और जून नहीं, मैं तो आगे जुलाई और अगस्त भी इसी तरह बुलिश होता हुआ देख रहा हूं, क्योंकि आगे रिजल्ट सीजन भी आने वाला है। बस चांदी चांदी है सर, स्टॉक मार्केट वालों के लिए कहें इस वक्त, तो वो कहते हैं ना कि चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, तो स्टॉक मार्केट वाले इन्वेस्टर्स का तो और जो पार्टिसिपेंट्स उनका तो फिलहाल यही हाल होने वाला है। ऐसे ही है मेरा ख्याल है। वो बजट से पहले प्री बजट जो खबरें आ रही थी उस वजह से मार्केट कभी 15 से 2,000 पॉइंट्स ऊपर चलेगी, कभी नीचे चलेगी, लेकिन उस पे भी जो हम सपोर्ट लेवल्स और जो मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल्स बता रहे थे वो उसी तरह ही टच हो रहे थे जिस तरह हमने उनको डिस्कस भी किया हुआ था। चार्ट्स पे अगर कहें तो मैं दिखा दूं लेवल्स। हाँ, प्लीज प्लीज, मैं यही बात करने लगा था अभी कि जरा टेक्निकल आउटलुक भी देख लेते हैं। जी, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ इस वक्त चार्ट्स वगैरह शो करने के लिए, भाई क्या हमारे जो है वो लेवल्स चल रहे हैं इंडेक्स के, वो बड़ा एक लोगों के लिए देखने में मजा आएगा। एक तो 2,10,000 का टारगेट है हमारा जी, सुहेल साहब ने जो कल दिया है वो है ऑफ कोर्स, ठीक है, उसको भी मैं मजीद कंटिन्यू करता हूँ उस बात को। अच्छा, फिलहाल के लिए साथ ये है कि ये वीकली चार्ट हमारे सामने आ रहा है KC 100 का, और वीकली बड़ा जबरदस्त किस्म का। एक तो मैं अगर ऊपर से ट्रेंड लाइन जो पुरानी हमारी लगी हुई थी वही आपको दिखाऊं, तो मार्केट फिलहाल उस ब्रेकआउट से ऊपर ही ट्रेड कर रही है। मार्केट ने उस लेवल को तोड़ा नहीं, वो जो ब्रेकआउट वाली लाइन थी उसको तोड़ा नहीं। और डेली पे भी मैं आपको बता चुका था कि डेली पे भी जो हमारा स्टॉप लॉस है वो काफी नीचे चलेगा, क्योंकि मार्केट को खराबी वाली पोजीशन नजर नहीं आती है। अच्छा, अब जहां तक बात रही वीकली की, तो साथ वीकली के अंदर पोजीशन आपके सामने है कि ये RSI यहाँ पे देखिए ऊपर जा रहा है और कैंडल्स नीचे आ रही है, तो ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन चुकी है जो कि मार्केट को मजीद ऊपर की तरफ पुश करेगी। पिछले संडे जब हम बात करें तो साथ आपको याद होगा दो लेवल्स मैंने बड़े इंपॉर्टेंट बताए थे कि 1,72,000 से ऊपर की क्लोजिंग हो जाए तो डेली में आपने सीधा हो जाना है, मतलब डेली पुश मार्केट के अंदर मिलेगा, और 174,000 से वीकली पुश मार्केट को मिलेगा। तो 172,000 से ऊपर की क्लोजिंग है, यानी कि अगले आने वाले जितने दिन है वो बेहतर होते हुए नजर आ रहा है, और 174 का जो रेजिस्टेंस है ये क्रॉस होगा तो मार्केट ने इंशाल्लाह ताला ऊपर की तरफ ही जाना है। साथ जहां पे जो टारगेट एरिया है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी करीबन करीबन 2,08,000, और आगे मजीद जाए तो 2,10,000 और फिर 2,11,12,000, और ये जो चैनल चल रहा है आप देखें बिल्कुल बॉटम से चल रहा है, जहां से 80,000 से मार्केट दोबारा जब शुरू हुई थी 2024 में, वहां से ये टॉप, ये बॉटम और फिर ये टॉप लगा, फिर टॉप लगा, फिर बॉटम, और बॉटम के करीबी मार्केट चल रही है। तो अब जो अगला टॉप लग रहा है करीबन करीबन वो 2,08,000 से 2,12,000 के दरमियान ही चल रहा है हमारा, और 174,000 क्रॉस होगा तो जाहिर है फिर 181,000 है, फिर 191,000, ये जो हमारा ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा कुछ टकराएगी। अच्छा सर, ये क्या होता है कि 2,10,000 के टारगेट या इस तरह के जब टारगेट्स आते हैं ना, तो लोग उस टारगेट्स को तो देखते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि शायद कल परसों तरसों हो जाएगा और इस दौरान कभी मार्केट नीचे आएगी नहीं। मार्केट बिल्कुल नीचे आ सकती है, क्योंकि हायर हाइज हायर लोज ही बनते हैं। स्ट्रक्चर हमेशा टेक्निकल्स पे इसी तरह बनता है, कोई चीज ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। जी बिल्कुल, वन साइड कुछ भी नहीं जाता। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसीलिए बार बार ट्रेडर्स ने क्या करना है कि प्रॉफिट टेकिंग का जहां मौका मिले वहां प्रॉफिट टेकिंग, जहां बाइंग ऑन डिप का मौका मिले वहां बाइंग ऑन डिप, बस अब नॉर्मल ट्रेडिंग चलती रहेगी, जिसका आप सभी को इंतजार था ना, वो रिदम में मार्केट चलती रहेगी इंशाल्लाह, और हम 2 लाख का नया नंबर इंशाल्लाह मार्केट पे हिट होता हुआ देखेंगे। जैसे इस बार हम पहले भी हफ्तानामा में भी डिस्कस कर रहे थे कि 3 इंडिकेटर्स थे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थे मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम लाने के लिए। एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी, एक ऑयल है, और तीसरी चीज बजट थी। बजट की साइड से चीजें बेहतरी की तरफ आ गई हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी रिड्यूस और सीजफायर की तरफ हैं, और ऑयल की प्राइसेस भी लोअर साइड पे आ गई हैं। टेक्निकल आउटलुक सुफियान, ऑयल की भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑयल के डिस्कस कर लेते हैं साथ। अभी बुध वाले दिन गालिबन मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ऑयल की जो प्रोजेक्शंस हैं वो हमारे पास आ रही हैं $35 की। पहले $50 है और उसके बाद फिर $35 है, अगर हमारा ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है वो टूट गया, तो जो कि टूट चुका था उस दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो ऑयल यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद थोड़ा सा वापस एक झटका लगा ऊपर की तरफ और ये 93 का रेजिस्टेंस अपना काम किया, और उसके बाद अब नीचे। अब वीकली क्लोजिंग ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम लो पे, जो रिसेंट सिनेरियो है उसके ऑल टाइम लो पे आ गई है, जहां पे $84 के करीब करीब जो जंग के
दौरान का मैं बता रहा हूँ सारी चीजें, जंग के दौरान जो ऑल टाइम लो बना है मार्केट का अब तक ऑयल का, वो $84 के करीब करीब इसने क्लोजिंग दी है और अब फिलहाल ये नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अगर मैं नीचे की बात करूं तो ये जो इसने अपना एक बॉटम मारा था $78 के करीब करीब का, तो ये पहला जो है वो हमारे पास इसका इनिशियल सपोर्ट जोन है और अगर फिर वो टूटा तो फिर उसके बाद हमारे पास $69 है और फिर ग्रेजुअली इसी तरीके से ये फिर $50 यानी $48 का जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। ऑयल की प्रोजेक्शन इज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, ये बहुत अच्छी बात है कि ये अब ऑयल भी यहाँ पे टूटना शुरू हो गया है। जिस तरह मुल्क के इदारे चाह रहे हैं दुनिया को चलना, दुनिया उस तरह उनके इशारों पे चलती हुई नजर आ रही है सर। ऐसे ही है। अच्छा सुबैन, हम सेक्टर्स की तरफ भी आए, रिफाइनरी को भी ईज मिला, ऑटो सेक्टर को भी ईज मिला, आईटी को भी ईज मिल रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर की हम बात करें तो टैक्स में कुछ हद तक इंक्रीज हमें फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर नजर आ रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? 0.25 से 0.5% हो गया होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स को जो टैक्स रेट है, मेरा ख्याल है कुछ हद तक इतना ईज फर्टिलाइजर सेक्टर को नहीं प्रोवाइड। अच्छा, फर्टिलाइजर की जहां तक बात रही, हम कोशिश करते हैं अब जरा सेक्टर वाइज भी कवर कर लेते हैं ताकि बाकी सेक्टर्स के रिलेटेड भी जो है वो लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, फर्टिलाइजर की जहां तक आपने बात की ना, साथ देखें इस वक्त जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट कंपनीज को मिला है वो है सुपर टैक्स कीमत में, ठीक है, और वो सुपर टैक्स कम नहीं किया गया बैंक, फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस पे। अच्छा, इसको अगर आप नेगेटिव मानते हैं तो मैं तो नहीं मानता नेगेटिव, क्योंकि लोग अगर कहें कि भाई ये नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। जो चीज पहले जिस तरह मौजूद थी वो उसी तरह ही मौजूद है, बस दैट्स इट, तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह का बड़ा रिलीफ कोई भी नहीं दिया गया फर्टिलाइजर को। दूसरी जहां तक सामने बात रही कि फर्टिलाइजर को क्या किया, फर्टिलाइजर को जो है वो कुछ इंसेंटिव्स नहीं दिए गए, तो इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स हैं कि जहां पे किसानों को सब्सिडी दी गई है और किसानों के लिए जो स्कीम निकाली जा रही है ताकि वो जो ज़राअत हैं, फर्टिलाइजर हैं, सीड्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, उनको खरीदने के लिए उनको ईज हो, तो ईज ऑफ लोन मतलब कि गवर्नमेंट उनको लोन प्रोवाइड करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, तो वो जब वहां से लोन लेंगे, लोन लेने के बाद उसको इकोनॉमी में डालेंगे, वहां से फर्टिलाइजर खरीदेंगे, सीड्स खरीदेंगे, ट्रैक्टर्स खरीदेंगे, तो फर्टिलाइजर का सिलसिला वहां पे चलना शुरू हो जाएगा, जहां पे फर्टिलाइजर की जो ऑफ टेक की आप हर महीने नंबर देखते हैं या हर क्वार्टर के अंदर नंबर देखते हैं, वो इंक्रीजिंग साइड पे आपको नजर आएंगे। तो डायरेक्ट इंसेंटिव तो कोई भी नहीं है फर्टिलाइजर के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ जो वाया दिया गया है किसानों के थ्रू, तो वो एक अच्छा नंबर है कि जहां जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स की जो सेल्स है वो काफी तगड़ी होती हुई आपको नजर आ सकती है, ऑफ टेक के नंबर अच्छे नजर आएंगे। ऐसे ही जो सुपर टैक्स आपने बताया वो फर्टिलाइजर के लिए मेंटेन्ड ही है 10% के ऊपर, लेकिन सब्सिडी फर्टिलाइजर प्लांट्स और इंपोर्ट्स ऑफ यूरिया के ऊपर जरूर दी गई है और तकरीबन 10 बिलियन की जो सब्सिडी है वो इंपोर्ट ऑफ यूरिया के ऊपर प्रोवाइड की गई है। लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर को वही वाली बात है, एक सस्टेनेबल जो चीज ऑलरेडी चल रही थी उसके ऊपर ही है, तो मेरा ख्याल है शायद इतना कोई नेगेटिव इंपैक्ट इसके ऊपर ना है। ऑटो सेक्टर को जरा हम थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो लोकल डिमांड है वो इंक्रीज होगी और उसका इंपैक्ट जो है ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में आ सकता है। तो ऑटो सेक्टर की जितनी भी लोकल कंपनीज है जो कि लिस्टेड है उनको काफी ज्यादा इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट के ऊपर आ सकता है। हबको भी है, हबको भी एक कुछ सेल्स उसकी जो है बीवाईडी की वो कंट्रीब्यूट करती हैं हबको की सेल्स के अंदर, तो उसको भी इस चीज का फायदा होगा। बैंक्स को अगर हम देखें कंटिन्यूएशन रही है 10% सुपर टैक्स की बैंक्स के ऊपर। जी, बैंक्स के ऊपर भी सुपर टैक्स कंटिन्यूड है, लेकिन साथ यहाँ पे क्या हुआ है कि जो विद होल्डिंग टैक्स था ट्रांजैक्शंस के ऊपर, वो पहले 5% था डेबिट क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो आप ट्रांजैक्शन करते थे इंटरनेशनल ऑनलाइन परचेज वगैरह, ई कॉमर्स जिसे कहा जाए, तो उसके अंदर, और इसके अलावा ई कॉमर्स सिर्फ मतलब शॉपिंग नहीं, इसके अलावा बाकी भी जितने ट्रांजैक्शन आप करते हैं, फ्लाइट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, कार्ड के थ्रू जो भी काम करते हैं ऑनलाइन इंटरनेशनल, उसके ऊपर पहले विद होल्डिंग टैक्स 5% का था जो कि सिर्फ 0.5% कर दिया गया, तो उससे ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अब साथ यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली है, मैं थोड़ा सा इस बात को मजीद डिटेल में समझाना चाहता हूँ, जिसके अंदर सैलरीड क्लास को भी मैं साथ जोड़ूंगा, ठीक है, और उसके अलावा जो कंपनी जिनको सुपर टैक्स कम किया गया उसको भी जोड़ूंगा, ताकि स्टॉक मार्केट का पर्सपेक्टिव, बैंकिंग सेक्टर का पर्सपेक्टिव और जिनको रिलीफ मिला गया उनका क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। देखो, अभी तक मैं जितना समझा हूं और जितना मैंने चीजें सुनी है, पढ़ी हैं, देखी हैं, उसके अंदर क्या है, देखो सैलरीड क्लास को टैक्स छूट दी गई, ठीक है, अच्छी खासी, कहीं 3% 5% स्लैब वाइज उनको टैक्स छूट दी गई। अब वो जो पैसा उनके पास एक्स्ट्रा आएगा तो उसको क्या करेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं तो लगना है, तो या तो कुछ लोग जो है वो बैंक के अंदर रखवा देंगे कि भाई कुछ ना कुछ रिटर्न में मिल रहा है, या फिर सबसे अच्छा बेहतरीन किस्म का इस वक्त जो एसेट क्लास नजर आ रही है वो स्टॉक मार्केट नजर आ रही है। और हमने देखा है कि पिछली जब से जंग चल रही है उससे पहले जब से हम मार्केट को देख रहे हैं, फॉरेनर्स अपना पैसा निकाल रहा है, कभी कभार जो है म्यूचुअल फंड भी अच्छी खासी सेलिंग कर देता है, लेकिन इंडिविजुअल अपनी जगह पे बाइंग बरकरार रखे, वो सारा प्रेशर अब्सॉर्ब कर लेता है। तो बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं, अब उनके पास जो ये एक्स्ट्रा इनकम बचेगी तो वो कहाँ लगाएंगे, वो मार्केट में लगाएंगे, तो पैसा इंडिविजुअल्स का मार्केट में आना शुरू होगा, रोलिंग बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सैलरीड क्लास के लिए बेनिफिट है, लेकिन मार्केट के लिए भी बेनिफिट है, PA6 के लिए। और जहां तक बात रही बैंक्स की, तो वो लोग जो अपना डिपॉजिट रखवाएंगे तो बैंक्स के अंदर डिपॉजिट वगैरह बढ़ते रहेंगे, तो उनका काम उसी तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से बात कर लें साथ सुपर टैक्स की, तो जो कंपनीज को रिलीफ दिया गया जिनकी इनकम 50 करोड़ रुपए से ऊपर है, अवॉइडिंग 3 सेक्टर्स, तो 50 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम के ऊपर अब जो 2% उनको बचना है, तो उस 2% का क्या करेंगे, या तो बिजनेस में अपने लगाएंगे, या फिर वो कहेंगे कि भाई बैंक में रखवा दूं तो वहां से रिटर्न ले लूं, या फिर स्टॉक मार्केट, उनके पास भी ले दे के स्टॉक मार्केट ही बचती है एसेट, और कहा उन्होंने पैसा इकोनॉमी में ही फ्लो करेगा ना। जी पैसा बिल्कुल ने फ्लो तो बिल्कुल, इकोनॉमी में ही करना है, मार्केट में होगा कहीं ना कहीं, तो उसमें बिल्कुल लगना ही है। बिल्कुल, तो इकोनॉमी में ही पैसा आना है। तो अगर जहां तक बात रही बैंक की, तो एक तो ये ट्रांजैक्शंस जो इनकी स्मूथ चलेंगी, ये बहुत अच्छा है। दूसरा है कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट, अब बजट का कहीं ना कहीं खसारा पूरा करना है, तो
गवर्नमेंट बजट को डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो लोन लेती है बैंकिंग चैनल से, तो वो भी उनका चलता रहेगा। साथ साथ यहाँ पे इनके डिपॉजिट बढ़ते रहेंगे। बैंकिंग यू कैन नॉट go wrong, you can never go wrong with banks, fertilizer and oil and gas exploration। कभी भी आप उससे मतलब आपने जब भी पैसा लगाना है, अगर इन 3 सेक्टर्स में लगा दिया, चाहे उनको इंसेंटिव्स मिले ना मिले, आपका पैसा कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा डिफेंसिव सेक्टर है वो। तो आप फर्टिलाइजर में लगाएं, बैंक्स में लगाएं और ईएनपी सेक्टर के अंदर लगाएं, आपका पैसा सेफ ही रहेगा। आप जिसको भी बताएंगे आप कहेंगे बड़ा सेफ जगह पे पैसा लगाया, तुमको कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो बैंकिंग चैनल उसी तरह चलता रहेगा ऐसे ही। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इंडेक्स को संभालने वाले सेक्टर्स भी यही है ना, बैंकिंग भी होगा, फर्टिलाइजर भी होगा, तो ये तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये संभालने वाले सेक्टर्स हैं, तो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स आप इनमें इन्वेस्ट करें तो स्टेबिलिटी रहती है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है $4 ट्रिलियन जो है कमर्शियल बैंक से बोरो भी करेगी फाइनेंस डेफिसिट के अंदर, तो ये भी एक चीज है जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है फ्लो करेगी इस बजट के अंदर। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरफ आते हैं। रिडक्शन इन सुपर टैक्स जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे भी एप्लीकेबल होगी, और कस्टम ड्यूटी जो है क्रिटिकल कैंसर रिलेटेड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनके ऊपर भी एग्जेम्पशन होगी कस्टम ड्यूटी के। तो ये भी मेरा ख्याल है इट इज गुड फॉर फार्मास्यूटिकल। वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। सेल्स बढ़ेंगी कंपनीज की। अब तो हम देखते हैं साथ जो हालात हाजिर हैं उसके अंदर तो 30-30 साल के जवान लड़कों को भी हार्ट अटैक्स हो जाते हैं और मौतें हो जाती हैं और कैंसर हो जाते हैं। अल्लाह ताला बचाए। लेकिन ये अब जो रियलिटी है मुल्क की, जो दुनिया की रियलिटी है वो बयान कर रहा हूँ। कैंसर हो जाता है, हमारी डाइट, हमारा लिविंग लाइफस्टाइल वो सब इस तरह का है। तो अगर इस तरह हुआ तो लोगों के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स फार्मा कंपनीज के लिए तो अच्छा है। और हमने उसी पर्सपेक्टिव में देखना है, तो फार्मा की सेल्स वगैरह बढ़ते हुए देखेंगे। यहाँ पर जो मुझे बेहतर कंपनीज नजर आती हैं, जो टॉप ही रहती है हमेशा, हम स्टॉकिफाई जब भी डिस्कस करती है शॉर्ट्स के अंदर, वीडियोस के अंदर, ग्लेक्सो और एजीपी, तो टॉप कंपनीज तो यही फार्मा के अंदर नजर आ रही है। ऐसे ही है। और फार्मास्यूटिकल पूरे सेक्टर के लिए ये रिलीफ है, तो आप अगर किसी अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है तो आप उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर भी अगर हम आ जाए, कुछ अच्छी बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज भी हैं इसके अंदर। सब्सिडी एलोकेशन 830 बिलियन रुपीस की जो प्रोवाइड की गई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को भी। सुपर टैक्स मेंटेन रहा है 10% का यहाँ भी, लेकिन सब्सिडी एलोकेशन जरूर प्रोवाइड की है 830 बिलियन की। तो मेरा ख्याल है ये भी कुछ बेहतर ही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए। बिल्कुल साथ ऐसा ही है, बेहतर है। और साथ अगर सुपर टैक्स कम नहीं किया गया आप उसको भी छोड़ें, लेकिन अगर आप पिछले कोई 3 साल 4 साल पुराना हिस्ट्री उठा के देखें अगर ईएनपी सेक्टर्स की अभी तक रिसेंट दिनों तक भी, तो उनकी जो डिस्कवरीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन। कंपनी जो पहले डिस्कवरी नहीं कर रही थी, आप डिस्कवर कर रही हैं, तो आप डिस्कवरी करने के बाद जब वो आगे सेल करेंगी तो फिर उनकी जो रोलिंग है पैसे की वो चलती रहेगी। और खास तौर पर अब जो सर्कुलर डेट के पैसे भी मिलना शुरू हो गए हैं, जो हमारी ओजीडी से उसको 7-7.5 अरब रुपए मिलते रहते हैं हर क्वार्टर के अंदर, 3-4 महीने के अंदर, तो वो एक बेहतर बात है। इसके अलावा कुछ जो है वो गवर्नमेंट जो वेल्स हैं उसको नीलाम भी करती है ना, तो वहां से भी उनके जो पैसे हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो इट इज वेरी सेफ साइड सेक्टर। कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया, जैसा था वैसा चल रहा है, अपने काम को बेहतर करते रहेंगे तो अर्निंग्स और कैपिटलाइजेशन उनकी बढ़ती रहेगी। और इधर ही जो गवर्नमेंट भी है वो भी एक्सपेक्ट कर रही है टोटल डिविडेंड 81 बिलियन का इन्हीं कंपनीज के थ्रू, वो भी एक चीज है। हाँ जी। आईपीपीस की तरफ भी अगर हम आए, यहाँ पे भी सब्सिडी एलोकेशन है 830 बिलियन की, और जीएसटी है जो सोलर पैनल्स वो मेंटेन किया गया है 10% पे। मेरा ख्याल है ये न्यूट्रल ही है आईपीपीस के सेक्टर अगर हम देखें। और ये भी अगेन सबका अपना पर्सपेक्टिव है, वो न्यूट्रल को पॉजिटिव मानते हैं या नेगेटिव मानते हैं, लेकिन कोई नेगेटिव खबर नहीं है तो आई थिंक वो चीज सस्टेन कर रही है, तो दैट कैन बी पॉजिटिव। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इट इज अ पॉजिटिव एक्सपोर्ट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड बजट स्टॉक मार्केट के लिए। और हमें एक मेरा ख्याल है नए एंट्रेंट्स भी आ रहे हैं, और अभी जितने फॉरेनर्स हैं वो भी ज्यादा एंटर करेंगे, फंड्स भी ज्यादा एंटर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम एक अच्छी रैली से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का। बिल्कुल ऐसा ही है साथ, बिल्कुल ऐसा ही है साथ। हमने काफी सारे सेक्टर डिस्कस किए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिफाइनरी सेक्टर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट रुका हुआ ही था कि रिफाइनरी के अपडेट्स कब होनी है। तो अब जाके वो टैक्स जो है वो हटा दिया गया उनके पास। तो अब जो है वो मशीनरी इंपोर्ट भी कर सकेंगे, यूरो 5 क्वालिटी का जो ऑयल है उसको बना भी सकेंगे, उसको अच्छी सेल्स भी कर सकेंगे। तो रिफाइनरीज के लिए तो समझ लीजिए कि रास्ते बेहतरीन तरीके से खुल गए ना। तो चारों रिफाइनरीज फ्रंट पे आती हैं, चारों शरिया कंप्लाइंट है, बेहतरीन है, सबके अंदर काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स की जहां तक बात रही तो टेक्सटाइल के रिलेटेड साथ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स मुल्क के अंदर काफी अच्छा नंबर आता है। तो सुपर टैक्स का एक सबसे बड़ा रिलीफ। अच्छा, सुपर टैक्स की जहां तक बात रही ना, तो जो रिपोर्ट्स आई थी उसके अंदर ये है कि सुपर टैक्स का जो रिलीफ दिया गया कंपनीज की अर्निंग्स के अंदर एवरेज अगर निकाला जाए तो 3.25 से 3.5% तक का एक इंक्रीज हर कंपनी की अर्निंग के अंदर देखा जाएगा, जो कि विच इज अ वेरी गुड साइन। तो टेक्सटाइल की मैं बात कर रहा था, तो एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड अब जो गवर्नमेंट है उसने डिमांड तो यहाँ पे क्रिएट कर दी है। गालिबन इनका जो टैक्स है उसको भी, टैक्स ऑन एक्सपोर्ट है उसको भी 2% से कम करके 1.25% कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे ILP, निशात मिल और गुल अहमद ये कुछ टॉप फ्रंट के ऊपर नजर आती हैं। लेकिन एक और चीज है साथ इसके अंदर टेक्सटाइल के अंदर कि गवर्नमेंट ने अपना काम तो कर दिया। गवर्नमेंट ने जो कर सकती थी एक्सपोर्ट को फरोग देने के लिए वो उसने वहां पे कर दिया, डिमांड क्रिएट कर दी। ठीक है, अब एक्सपोर्ट होती है मुल्क से बाहर। अब मुल्क से बाहर अगर हालात ठीक नहीं है और अगर जंग कंटिन्यू रही या ग्लोबल हालात ठीक नहीं रहे या कंस्ट्रेंट रही इकोनॉमी, तो वो एक चीज इंपैक्ट कर सकती है। तो फिर आप बहुत बड़ा कोई जो है ना कह सकते हैं कि पूरा जो गवर्नमेंट रिलीफ देना चाह रही है
उनकी अर्निंग पे उस तरह ना देख सकें बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फ्रंट एक्सटर्नल जितने फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से, लेकिन अगर वो चीज दुरुस्त हो गई, जिस तरह पीस डील की बात आ रही है और सीज फायर कंटिन्यू करने की बात आ रही है, तो अगर वो बेहतर हो गया तो आप एक बहुत बड़ी डिमांड के साथ साथ जो बाहर पुल आउट देखेंगे कंपनीज का वो बहुत बड़ा होगा। तो टेक्सटाइल यहाँ से बहुत अच्छा नजर आ रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ से हमारा कवर हो गया। इसके अलावा भी साथ अगर स्टील की बात करें तो स्टील देखें सीमेंट के साथ साथ स्टील लिंक्ड है, वैसे तो डायरेक्टली कोई स्टील को ऐसी कोई हाँ, टेक्सटाइल में एक और चीज भी है, टेक्सटाइल में जी एक और चीज भी है कि गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से रिलीफ प्रोवाइड कर दी है। जैसे आपने बात की ना कि हम देखें बाकी कंट्रीज के अंदर जितनी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं तो वो एक कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट सबको रिलीफ प्रोवाइड कर रही है तो एक फेयर ग्राउंड होना जरूरी है, भी चीजें बेहतर होंगी। वैसे भी गवर्नमेंट टारगेट करिए 90 बिलियन की एक्सपोर्ट्स 2029 तक, और ये अगर टारगेट है तो उसको मटेरियलाइज करने के लिए हर बजट के अंदर कोई ना कोई प्रोवाइड की जाएगी, तभी हो सकता है। तो टेक्सटाइल सेक्टर हमेशा कहता है कि हमें रिलीफ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, हमारे लिए ईज नहीं है, तो अब मेरा ख्याल है एक फेयर ग्राउंड मिल चुका है, तो अब चीजें मेरा ख्याल है थोड़ी सी बेहतर हो जानी चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के हवाले से। स्टील सेक्टर का स्टील सेक्टर पे हमारे पास जी मैं स्टील सेक्टर पे बात कर रहा था। साथ स्टील सेक्टर पे रिलीफ तो कोई खास ऐसा डायरेक्ट हमें कोई इंसेंटिव्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से नजर नहीं आता, लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर प्लस जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, अच्छा अब जो पीएचडी पे एलोकेशन है ना साथ, वो 1 ट्रिलियन की जो है वो मेंटेन्ड है, पिछले साल भी इतना था, इस साल भी इतना है। अच्छा, इसके अंदर जो एलोकेशन अब रखी गई है गवर्नमेंट के ऊपर, पहले डिपेंडेंट था पीएचडीपी, गवर्नमेंट के अंदर इस तरीके से गवर्नमेंट के जितना प्रोजेक्ट होता था ना उसके ऊपर एलोकेशन करके कर दिया जाता था, लेकिन अब ज्यादातर चूंकि प्रॉपर्टी को रिलीफ दिया गया है और फिर साथ जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह कम कर दिया गया है, सेल परचेज के ऊपर जो टैक्स था वो कम कर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को फरोग देने के लिए काम किया गया। तो अब प्राइवेट सेक्टर की जहां तक बात रहे तो प्रॉपर्टी के अंदर जितनी लेन देन होगी, बाकी लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, घर बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इंडस्ट्रीज बनेगी। तो अब गवर्नमेंट से शिफ्ट हटके पीएचडीपी का प्राइवेट सेक्टर पे आ गया कि वो जो प्राइवेट सेक्टर का पैसा जितना फ्लो होगा सीमेंट सेक्टर में, तो सीमेंट प्लस स्टील वो दोनों बड़ी स्पीड से चलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो इंसेंटिव मिला है उसकी वजह से सीमेंट तो ऑफकोर्स सबसे टॉप पे इस बजट के अंदर। सबसे बड़ी हाईलाइट अगर मैं लिखूं कि सीमेंट सेक्टर के लिए बजट था तो वो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन सीमेंट के साथ साथ ऑफकोर्स स्टील चलता है। तो स्टील के अंदर सामने सामने जो बेहतरीन कंपनी नजर आती है वो हमें INIL है, मुगल है, आयशा स्टील्स है, ये सब नजर आती हैं। कुछ जो है वो फ्लैट स्टील के अंदर काम करती हैं, कुछ जो है वो लॉन्ग स्टील के अंदर काम करती हैं। तो कहीं ऑटो के अंदर भी जो स्टील यूज होता है तो वहां से भी इनको इंसेंटिव मिलेगा, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो रिलीफ मिलता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो स्टील यूज होता है वहां से भी मिलेगा। तो स्टील का भी इस वक्त समझ लीजिए कि बड़ा बेनिफिशियरी है इस बजट का। अच्छा, एक और चीज है जो सेक्टर वाइज और कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड उनके लिए तो ये एक हेल्दी चीज है ही, लेकिन एक और चीज है कि डिमांड किस तरह प्रोड्यूस होती है, लोगों की बाइंग या परचेजिंग पावर किस तरीके से, ये भी एक चीज है, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो रही है। अगर वो चीज होती है मजीद तो उसका एक इम्पैक्ट जाहिर है, डिमांड जितनी होगी उतनी ही चीजें बिकेंगी। तो डिमांड बढ़ने के लिए लोगों की परचेजिंग पावर भी बेहतर होनी चाहिए, वो तो हम अभी आगे जाके देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी भी आती है किस तरीके से आती है और आगे जाके लोगों की परचेजिंग पावर किस तरह से होती है, तब चीजें ज्यादा लेआउट होंगी। लेकिन ओवरऑल इट इज अ गुड ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। तो बहन मैं लास्ट चीज इस पे आना चाहूंगा कि मुझे बताइए कि अभी हर स्टॉक ही मेरा ख्याल है सेक्टर वाइज सबके पास इंसेंटिव है, स्टॉक से चलेंगे। जब सब स्टॉक्स चल रहे हों, मार्केट बुलिश हो, तब एक ट्रेडर की क्या स्ट्रैटेजी होती है? बिल्कुल साथ हम स्ट्रेटेजी पे भी आते हैं। साथ आपने कहा था कि जो भी आप बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने जितना रिलीफ देना था तो वो दे दिया, लेकिन अब लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर हम देखेंगे किस तरह काम चलेगा। तो इसको अगर समराइज किया जाए बजट को, जिस तरह मैंने पढ़ा और सारी चीजें देखी, तो बजट को अगर मैं 3 टुकड़ों में समराइज करूं तो आने वाले 4 से 6 हफ्ते बिकॉज ऑफ द बजट बुलिश नजर आता है, आने वाले 4 से 6 हफ्ते बुलिश नजर आते हैं। उसके बाद जो 3 से 6 महीने का पीरियड है वो पॉजिटिव नजर आता है कि जो उसका सेंटीमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जो 6 से 12 महीने है वो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूशन पे, जो आपने बात कही कि लोगों की परचेजिंग पावर, तो अब गवर्नमेंट उसको किस तरह एग्जीक्यूट करती है या करवाती है, वो सारी बातें उसके ऊपर है कि अगले बजट तक हम इस ग्रोथ को कंटिन्यू होता हुआ देखें। तो बात आपकी बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि आने वाले जितने 4 से 6 हफ्ते हैं उसके अंदर आप जितना फायदा उठा सकते हैं उठाएं, उसके बाद फिर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो मार्केट के अंदर रिदम भी बना रहेगा, तो आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो मार्केट के अंदर जितने नंबर्स वगैरह जो बजट एग्जीक्यूशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके मुताबिक फिर मार्केट चलेगी। अब स्ट्रेटजी की बात रही साथ, तो स्ट्रेटजी कल भी मैं ग्रुप पे बात कर रहा था हमारे, मार्केट देखें कोई फरवरी से आई गेस कंस्ट्रेंट है, बिल्कुल रुकी हुई सी है, फंसी हुई सी है, नीचे भी 2 दफा गई, 144 का भी बॉटम लगाया 2 दफा, उसके बाद फिर 170 पे भी अभी पिछले दिनों तक रुकी हुई थी। अब मैं इसकी मिसाल इस तरह दे रहा था कि रोजा होता है ना इंसान का, साथ 12 घंटे 14 घंटे का रोजा होता है। उसके बाद क्या होता है, जब खाने की टेबल सजी हुई होती है तो खाना बहुत सारा रखा होता है और इंसान का दिल चाहता है कि बस सब कुछ मैंने पहली नशिस्त के अंदर खा पी के पेट भर लेना पूरा ना, अपना यहाँ तक भर लेना है। उसके बाद 2-3 खजूर खाई, पानी वगैरह पिया, एक चीज खाई, उसके बाद आप बिल्कुल सीधे हो जाते हो कि बस अब यार काफी हो गया, भारी हो गया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि नहीं, वहां भी नहीं रुकते और ज्यादा खाते हैं। अब वो जो ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है कि फिर वो ना उनकी नमाजें सही से होती है, ना तरावी सही से होती है, ना रात की नींद सही से आती है, मतलब तबीयत में खराबी आना शुरू हो जाती है। तो स्टॉक मार्केट भी अगर आप कहें तो फरवरी से लेकर अभी तक स्टॉक मार्केट का रोजा चल रहा था, तो खास काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। लोग चाह रहे हैं काम करना, घुसना चाहते हैं, फिर पलट जाते हैं, फिर घुसना जाते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर कोई खबर आ जाती है, फिर कोई रोक टोक आ जाती है। तो रुकावटें चल रही थी, ठीक है, मतलब कि अफ्तार का टाइम नहीं आ पा रहा था, बड़ा लेंदी चल रहा था। अब अफ्तार का टाइम आ चुका,
आ चुका अब मार्केट उस नहज पे खड़ी है कि बस अब अजान होने वाली है और अफ्तार का वक्त आ चुका, मंडे की सुबह मार्केट खुलने वाली, और लोग अब इस इंतजार में है कि प्लेट पे जितना सामान, मतलब जो टेबल पे जितना सामान रखा हुआ है, सब सजा हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर, जितना स्टॉक है सब मेरे पास होना चाहिए और सबके अंदर मैं पैसा बनाऊं। ऐसा कभी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो बस इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। काम करें, सुकून से करें, बेहतरीन करें, सिंपल काम करें, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, ठीक है। मार्केट के अंदर अब सीधी और सिंपल स्ट्रेटजी है, बाइंग करना, सेल करना। जो बाइंग आपने करनी है, साथ पिछले दिनों भी हम जब बात कर रहे थे, मैं आपको गाड़ी की मिसाल दे रहा था कि गाड़ी के अंदर आपने स्पीड अपनी उतनी ही रखनी है, चाहे जैसी भी मार्केट हो, उसी तरीके से आपने क्वांटिटी उतनी ही रखनी है जितनी आप बर्दाश्त कर सके। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं काम करने के लिए, तो आप 60 लाख 70 लाख, अब तेज मार्केट है ना, तो 30% 35% खाली रखें, बाकी 65% 70% 75% भी आप मार्केट में एलोकेटेड रखें और उसके अंदर चलते रहें। जी जी, और उसके अंदर चलते रहें, अप डाउन काम करते रहें। पेट भर के अगर आपने खा लिया, मतलब कि जितना 100% है वो सारा का सारा यूटिलाइज कर दिया, और हायर लो हायर हाई की बात आ रही है ना, तो हायर हाई लगने के बाद अगर हायर लो लगा, तो वहां पे लोग उस हायर लो को नहीं समझ पाते, वहां पे हो जाते हैं डिस्टर्ब और वहां पे हो जाते हैं परेशान। तो इसलिए परेशान ना हो, इसके लिए बेहतर यह है कि अपने लिमिटेड क्वांटिटी में काम करें। लिमिटेड क्वांटिटी से मुराद मैं आपको समझा चुका हूं, 70 से 75% आप यूटिलाइज रखें, मार्केट में अपना पैसा डाल के रखें। कैश इन हैंड थोड़ा बहुत हमेशा होना चाहिए कि कोई अपॉर्चुनिटी फौरन से मिले, कोई चीज बॉटम पे मिल रही हो, कोई चीज ब्रेकआउट पे मिल रही हो, तो फौरन काम करें। दूसरी बात यह है कि साथ प्रॉफिट टेकिंग करते वक्त या स्टॉक को बेचते वक्त दोबारा नहीं सोचना है। एक दफा जब माइंड बना लिया है कि मैंने एक स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा और मैं इसको 108 या 110 पे बेचूंगा, तो जब वो रेट आए बेच के फारिग करें। अपने किए के ऊपर तहिया बांध के रखें कि 110 पे बेचूंगा और अगर नीचे आया तो 98 या 95 बेच के जान छुड़ाएं। आप देखें पैसा जब आपका खाली होगा ना, कितने चांसेस मिलेंगे, क्योंकि मार्केट रिदम में है इस वक्त, मार्केट रिदम है, ठीक है। मार्केट रिदम में तो मौका मिलते ही रहेंगे। ईएनपी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो, स्टील सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, कितने ग्लास सेक्टर हो, पेपर सेक्टर है, कितने सेक्टर हैं, कहां तक आप अपना हाथ पहुंचाएंगे, ठीक है। अच्छे स्टॉक्स हैं, काम करते रहें, सुकून से काम करें, एहतियात से काम करें। इस वक्त कोई आड़ी टेढ़ी चीज स्ट्रेटजी नहीं है कि ये लेवल आ गया तो वो करना है, वो लेवल आ गया तो ये करना। सीधी एक ही स्ट्रेटजी है, बाइंग और सेलिंग, बाइंग और सेलिंग। अच्छा खरीदना है, ऊपर बिक रहा है, अच्छा बेच दें, रेजिस्टेंस क्रॉस करके दोबारा खड़ा हो जाए तो बाइंग और स्ट्रेंथ करके सेल और स्ट्रेंथ कर दें। लेकिन अगर पैसा ब्लॉक कर दिया, ज्यादा लालच में आ गए, ग्रीड ज्यादा कर ली, तो मैं समझता हूं वहां पे फिर आप अपनी जो डिसिप्लिन है उसको बरकरार नहीं रख सकेंगे, और जहां डिसिप्लिन अगर जरा सा भी टूटा ना, तो मार्केट बाहर कर देगी आपको। और जैसे सुफान ने भी बताया कि कैपिटल एलोकेशन ठीक होनी बहुत जरूरी है। अब ज़ाहिर है मार्केट अगर थोड़ी सी बेहतर तरीके से चलेगी तो आप कैपिटल एलोकेशन थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, 50 to 60% बेशक इसको लें। लेकिन जो भी आप भी एग्री करोगे, जो नया एंट्रेंट है मार्केट के अंदर, उसको फिर भी थोड़े कैपिटल से ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो अटैच्ड होती हैं इसके साथ, और ठीक टाइम पे बेचना, ठीक टाइम पे खरीदना, अपने प्लान पे स्टिक रहना बहुत जरूरी है। और किसी इन्वेस्टर के लिए भी यही है कि जो स्टॉक, जो उसका प्लान था, जो स्टॉक्स ने खरीदने हैं, उन्हीं को एवरेज आउट करे। कोई अपॉर्चुनिटी नजर आए तो 20 से 25% अपना कैपिटल का ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अपने प्लान के साथ स्टिक रहना बहुत जरूरी है। कल का दिन भी मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ऑयल की ओपनिंग भी है, मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो काफी चीजें के साथ अटैच्ड है, और एक सीज फायर का मामला भी चल रहा है। देखते हैं अभी वो मटेरियलाइज होने के बिल्कुल करीब ही है। तो ये कुछ चीजें फैक्टर मजीद हैं जो कि अगर बेहतरी से हो जाते हैं तो मार्केट में एक मजीद बेहतरी और हमें मजीद अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर कोई लास्ट नोट ऑडियंस के लिए? जी बिल्कुल, साथ लास्ट नोट मौजूद है। खासतौर पर जो नए लोगों की आपने बात कही, उसको बात को मैं बिल्कुल जो है वो सेकंड करता हूं कि नए लोग जितने भी हैं, खासतौर पर वो लोग जो अभी रिसेंट दिनों में आए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और बजट पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या वॉर पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या पीस डील, उन सब के लिए ये सब चीज नहीं है। एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपीरियंस उतना करें जितना आप संभाल सकें, ठीक है। तो ये कैपिटल एलोकेशन आपको खासतौर पर नए लोगों का होना बड़ा जरूरी है, ताकि आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म चल सके। दूसरा साथ, अब पैसा जो लगाने की बात है कि कैपिटल एलोकेशन की हमने बात तो कर दी, अब वो लगाना कहाँ पे है, पैसा लगाएं किधर, वो भी तो बात है सारी। तो अब कुछ स्टॉक्स हैं जी जो फेवरेट यहाँ पे नजर आते हैं। सबसे पहले तो बात की थी हमने सीमेंट सेक्टर की, जो कि सीमेंट वाला ही बजट नजर आ रहा है, तो उसके अंदर 3 कंपनीज जो कि बेहतर नजर आ रही है। वैसे तो ओवरऑल पूरा सीमेंट सेक्टर ही, आप फ्लाइंग में घुसे, आप पावर में काम करें, इवन डीसीएल में भी काम करें तो वो भी चलेगा, दीवान सीमेंट वगैरह वो भी अच्छा काम करेगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि टॉप प्रायोरिटी की अच्छी चीज लेने भी जाए तो सबसे अच्छी चीज लेनी चाहिए, तो उसके अंदर लकी, मैपल लीफ और डीजी खान, ये 3 नजर आ रहे हैं। लकी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट और डीजी खान सीमेंट, ठीक है। ये सीमेंट सेक्टर से नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी सेक्टर को जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं, तो शरिया कंप्लायंट के अंदर एक ही बेहतरीन कंपनी नजर आती है, वो है जेवीडीसी, जावेदान कॉर्पोरेशन, ये नजर आती है। इसके अलावा फार्मा के रिलेटेड एजीपी और ग्लेक्सो। इसी तरीके से अगर गाड़ियों में आ जाए तो जीएएल और जीएचएनआई, दोनों गंदारा, बहुत ज्यादा पोटेंशियल इनके अंदर नजर आ रहा है। करीबन कोई 700 रुपए का टारगेट जीएल का नजर आ रहा है टेक्निकल्स पे, और जीएचएनआई है उसका तो 1325-1330 रुपए का टारगेट ऑलरेडी मार्केट में आ भी चुका है। इसी तरीके से आईटी सेक्टर को भी काफी जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं, साथ उसके अंदर सिस्टम्स है, नेटसोल है और एवेंसियन है, ये टॉप प्रायोरिटी के ऊपर नजर आते हैं। इसी तरीके से अगर टेक्सटाइल की बात कर ली जाए तो आईएलपी है, निशात मिल है। तो ये सेक्टर्स बिकॉज ऑफ द बजट, ये स्टॉक्स जो है वो काफी तगड़े यहाँ पे नजर आते हैं कि जिनके अंदर
आपका पैसा लगा रहना चाहिए। लगा रहने से मुराद कि आप ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग करते रहें, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए भी लगाना है तो इस वक्त सबसे बेहतरीन नजर आता है। अच्छा, अब बजट से थोड़ा सा हट के अगर हम देख लें कि पिछले दिनों मार्केट में किस स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रही है और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, उसके ऊपर आ जाए तो उसके अंदर जो स्टॉक्स नजर आ रहे हैं कि कल जो है वो इंशाल्लाह एसएलएम का आईपीओ जो आया था तो वो उसकी ट्रेडिंग शुरू होनी है, सर्विस लॉन्ग मार्च टायर की, तो उसकी वजह से जो एसजीएफ है, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, वो काफी पोटेंशियल उसके अंदर नजर आ रहा है, पॉजिटिविटी उसके अंदर नजर आ रही है, तो एसजीएफ हमें अच्छा नजर आता है। पिछले दिनों हम चार्ट्स डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, लोड्स का उसको रिव्यू किया था हमने, तो उसने अपने जो टारगेट है उसको हिट भी किया, तो अब यहाँ से मजीद ऊपर की जगह उसके अंदर करीबन 18 से 20 रुपए की नजर आती है, तो लोड्स पे नजर रखिएगा। पीआईबीटीएलजी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से वो काफी तगड़ा नजर आता है। इसी तरीके से एसएसजीसी एक ब्रेकआउट की पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके अंदर आप जान देख सकते हैं। फिर पार्क इलेक्ट्रॉन है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री, सुपर टैक्स वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो इसको काफी इंसेंटिव्स मौजूद है। स्पेल है, पिछले दिनों उसने ब्रेकआउट दिया, हम गालिबन चार्ट भी इसका डिस्कस कर चुके हैं, तो उसने एक अच्छा अपना जो मूव दिखा दिया, तो स्पेल के अंदर एक टारगेट्स अच्छे नजर आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से मजीद आ जाए तो जैसे हम बात कर रहे थे कि यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद फर्टिलाइजर, बैंक्स एंड ईएनपी, तो फर्टिलाइजर में एफएफसी टॉप है, बैंकिंग में अगर आ जाए तो शरिया में मीजान बैंक टॉप है, और ईएनपी में आ जाए तो तीनों कंपनीज ओजीडीसी, पीपीएल और माड़ी, ये तीनों टॉप हैं। तो ये सेक्टर्स और ये स्टॉक्स साथ फिलहाल सबसे बेहतरीन नजर आ रहे हैं कि जिनके अंदर अगर पैसा रहे, बड़ा अच्छा कैपिटल बन सकता है, बड़ा अच्छा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तगड़ा पैसा बना सकते हैं, बशर्ते ये कि आप अपना डिसिप्लिन कायम रखें। एक और चीज साथ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि आज टॉपिक का हमने आपसे कहा था कि टॉपिक्स हमने बताने हैं, लेकिन कल मार्केट खुलेगी इतनी रिदम में और सारे स्टॉक्स इतना ऊपर खुलेंगे साथ कि अगर कुछ बाइंग रेट टेक्निकली बताए भी जाए तो वो बाइंग रेट आते हैं नहीं आते, उससे भी कहीं ऊपर खुलते हैं स्टॉक्स, होल्ड पे खुलते हैं, मतलब कैप पे खुलते हैं। तो इसलिए जरा इस हफ्ते हम ऐसे ही रिदम में आपको स्टॉक्स बता रहे हैं कि भाई इन स्टॉक्स पे काम करें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसको साथ साथ रिव्यू भी करते रहेंगे, और फिर शीट भी आपके लिए हफ्तानामा के अंदर आती रहेगी। तो शीट वैसे रेडी है, बट स्टॉक्स को खास हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग से एक्सपेक्टेड है, तो कल का दिन ओपन हो जाए तो फिर इंशाल्लाह एक रिदम में पोजीशन बनेगी, तो आपके पास टॉपिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्लान के साथ स्टिक रहिए। आपसे मुलाकात हुई कल रोजनामा के अंदर। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी और आप बजट के बारे में आपकी क्या राय है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल रोजनामा के अंदर। तब तक के लिए मुझे और सुफियान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।